क्या शहबाज शरीफ साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा रखेंगे या वो भी छोड़ देंगे? जमानत लेना एक बहाना है, असल निशाना लंदन जाना है। मुस्लिम लीग नून के लिए एक और झटका। नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत में तौसीक की दरखास्त मुस्तरद। जो अदालत को मुतमिन ना कर सके वो कारकुनों को क्या मुतमिन करेंगे? मुशीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद। जो अदालत को कन्विंस नहीं कर सकते वो अपने इन एक्शंस पे अवाम को कैसे कन्विंस करेंगे? मुस्लिम लीग नून के अंदर तमाम फैसले 4 का टोला कर रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का इल्जाम, गैंग ऑफ 4 जो है वो सारे फैसले कर रहा है, जिससे कि पार्टी लीडरशिप और पार्लिमानी पार्टी बिल्कुल बेखबर है। वजीर आजम ने काबीना में मजीद तब्दीलियों का इशारा दे दिया। काबीना में इस बार किस किस की छुट्टी होने वाली है, पूछेंगे वजीर आजम की मुआविन खुसूसी बराए वजारत इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कैबिनेट रिशफल यकीनन हुई और बड़े पैमाने के ऊपर हुई, मगर आज प्राइम मिनिस्टर ने कुछ जर्नलिस्ट को बुलाया हुआ था और प्राइम मिनिस्टर से के साथ साथ वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी मौजूद थी, फॉरेन मिनिस्टर भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत में नहीं हूँ बल्कि मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और साथ ही साथ वहाँ पर मौजूद थे फ़रूक नसीम साहब और जो लेजिस्लेशन करना चाहती है PTI उसके हवाले से बड़ी डिटेल्ड ब्रीफिंग दी गई। अवामी लेजिस्लेशन है उसके हवाले से भी मैं बात करूंगी, लेकिन जो बात की प्राइम मिनिस्टर ने वो ये की कि बार बार मुझसे ये कहा जाता है कि लेजिस्लेशन की तरफ आइए, और लेजिस्लेशन हमने वो सिलेक्ट की है जो कि अवाम के फ़ायदे के लिए है। मसलन उसमें स्टे ऑर्डर्स में जो टाइम ज़्यादा हो जाता है उस हवाले से है, प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से है, बहुत सारे मामला हैं जिसमें अवाम को फ़ायदा पहुंचेगा। तो अपोजिशन को खुली ऑफर दे रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ टेबल पर बैठिए, कल को फिर मुझे ये ना कहें कि मैं नहीं मिलाकर चलाता सबको। काम हमारा मुकन्ना का ये है कि लेजिस्लेशन की जाए और हम लेजिस्लेशन करना चाहते हैं, और हमने कोई ऐसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया जो सियासी हो, ये अवामी चीज़ें हैं, अवाम के फ़ायदे के लिए हैं। और बहुत सारे सवाल जवाब भी हुए वहाँ पर फिरदौस आशिक अवान साहिबा मौजूद थी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। एक बात जो हमने नोट की कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बहुत कंफर्टेबल लगे, बड़े कॉन्फिडेंट लगे। 2 दिन पहले जब हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने हमें बताया था कि बड़े दिनों से परेशान हैं प्राइम मिनिस्टर, इतने परेशान हैं कि वर्जिश भी नहीं करे। आज हमें कॉन्फिडेंट भी लगे, खुश भी लगे और परेशान बिल्कुल नहीं लगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू यू इंफॉर्मेशन साहिबा। प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट बदलकर मुतमईन हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेया, पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और आज आप वहाँ तशरीफ़ लाई, मैं इस बात पे भी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन थी। आज का दिन जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने से पहले इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क का निज़ाम बदलने के लिए स्टेटस को चैलेंज किया था और एक नए पाकिस्तान का स्लोगन दिया था। और पिछले 8 माह से हुकूमत से लोगों की तवक्कुआत हैं कि भी जिस पाकिस्तान को बदलने का मैंडेट लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है उसको बदलने में सबसे अहम जो उसकी रास्ते की रुकावटें हैं, वो कवानीन हैं, वो हर्डल्स और चैलेंजेस हैं, उनको क्यों ओवरकम नहीं किया जा रहा। तो आपने देखा कि स्टार्ट में चूंकि पहले 3 माह तो अपोजिशन इसी बात पे झगड़ती रही कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन हो और फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कौन हो। जब तक वो कमेटीज मुकम्मल ना होती हुकूमत कोई भी लेजिस्लेशन प्रपोज नहीं कर सकती थी। अल्टीमेटली वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाने के बाद जो अब हालात हैं वो उस बहस में हम बात उसको यू टर्न लिया है उन्होंने, उस पर भी बात करेंगे। अभी इशू ये था, आज मैं उसको क्यों हिस्टोरिकल डे कह रही हूँ कि पाकिस्तान की जो सियासत रही यहाँ थाने और कचहरी की रही, थाने और कचहरी में क्या रहा आपका कि आपकी सियासत उस
अवाम के जो असल कोर इश्यूज थे उनसे हटके हमने उनको अदालतों में उलझाए रखा, कचहरियों में फंसाए रखा, और जो सियासी मुखालफिन थे उनको हम आर्म ट्विस्टिंग करके अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो चीज़ें चलती रहीं माजी में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उन अवाम को रिलीफ देने के लिए, पाकिस्तान के उस सिस्टम को बदलने के लिए जो आपका सिविल प्रोसीजरल कोड है उसके अंदर जो चेंजेस की, जिनको टाइम बाउंड कर दिया गया, दीवानी मुकदमात सिविल सूट्स जो होते थे पाकिस्तान के अंदर, आपको फिर अगर बेटा फाइल कर रहा है तो वो आगे दादा भी अगले पोता तक ट्रांसफर करके जाता था, वो मुकदमा उसका फैसला नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और इसी तरह खवातीन को प्रॉपर्टीज में राइट नहीं मिलता, वहां पे जो आपकी शरीयत में हक है हर औरत का, विरासत के अंदर उसका जायज जो हक है वो उसको छीनना पड़ता था, झगड़े करके लेना पड़ता था, लिटिगेशन में जाके लेना पड़ता था। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वो जो रियासत मदीना का नारा लगाया, ये उसकी तरफ अमली कदम है कि वहां पे खवातीन को जो शरीयत में कुरान उनका हक है वो मिलेगा, में वो हकूक दिए गए, इवन सक्सेशन में उनके, और फिर सक्सेशन में हमारे सिस्टम में आप देखें कि बदकिस्मती से आप अपने ही प्यारे का डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए कई कई महीने आपको धक्के खाने पड़ते थे, उसको नादरा के साथ जोड़ दिया गया और वो अवाम को 15 दिन में अब वो फरोग नसीर साहब 2015 में लॉ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं उनके फादर की डेथ हुई, अभी तक उनके मामला ठीक नहीं हो सके। ये सिस्टम था, इसी तरह इसको तब्दील करने की कोशिश है। अदारों के अंदर, सिस्टम के अंदर जो करप्ट प्रैक्टिसेस, जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, एब्यूज ऑफ पावर, उसकी बेस पे जो अब ये विसल ब्लो हम लाने जा रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा कि आपको इंफॉर्मेशन भी शेयर करनी है, आपको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन भी देनी है और इंसेंटिव भी दिया है। 20% आपका इंसेंटिव होगा, जो पैसे रिकवर करेंगे उसमें जो इन्फॉर्मर है उसका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होगा, उसकी आइडेंटिटी भी प्रोटेक्ट होगी और उसके साथ साथ उसको ओवरऑल प्रोटेक्शन भी मिलेगी। मिनिस्टर साहब, ये लॉज तो हैं अवामी, इसको उन्होंने तफसीलन बताया, सभी ने एग्री किया, मगर साथ जो प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की कि ये टेस्ट केस है फॉर द ऑपोजिशन कि वो अवामी काम करना चाहती है या सिर्फ पार्लियामेंट को एज प्लेटफॉर्म यूज कर रही है कि काम आगे ना चल सके, ये टेस्ट केस भी आप बनाना चाह रहे हैं अवामी काम को? इसमें सबसे पहली बात तो आप में से ही सहाफी हजरात ने सवाल किया कि आप ये लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं लेकिन आपके पास तो सेनेट में अक्सरियत नहीं है, तो फिर आप कैसे इसको प्रूव करेंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो आपको जवाब था वही मैं अपने नाजरीन से भी शेयर करूंगी कि उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट के जो काम है वो कानून साजी है। जमहूरियत के अंदर पार्लियामेंट ऐसे कानून बनाती है जो अवाम को रिलीफ दें, उनके फायदे के लिए बने और अल्टीमेटली उनको वो तमाम जो उनके बुनियादी हकूक हैं उन कवानीन के जरिए उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो। अब जो हमारा काम है एज अ गवर्नमेंट, हम अपने बिल जो है वो टेबल करेंगे, हम अपोजिशन के साथ कंसल्टेशन करेंगे, हम उनको ऑन बोर्ड लेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ये अवामी मफाद में लेजिस्लेशन हम एक तब्दीली देख रहे हैं पीटीआई में, सिर्फ कैबिनेट की नहीं, रवैया भी तब्दील होगा हुकूमत का, क्योंकि माजी में हमने बड़ी आपकी जारहाना किस्म की सियासत देखी है जिसका नुकसान हुआ है पार्लियामेंट को। आप कभी भी हुकूमत जो है वो कन्फ्रंटेशन नहीं चाहती, कोई भी हुकूमत कन्फ्रंटेशन नहीं करती भी नहीं है, ये आपकी हुकूमत जो करती है। असल में कुछ अपोजिशन के रवैयों ने जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जात को टारगेट किया और उनकी जात को मिलान करने की कोशिश की गई, और एक ऐसा शख्स जिसको सादक और अमीन होने का सर्टिफिकेट आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देती है, अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर वो रहे नहीं जिंदगी में, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस का सामना किया, अपने आप को क्लीन चिट ली सुप्रीम कोर्ट से, फिर वो इस सीट पे गए। अब जब आप उनको इस किस्म के नजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, जुमले कसेंगे, उस चेयर की सेंटिटी को आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जब आपको कन्फ्रंटेशन जन्म लेती है। आपको जब कहा प्राइम मिनिस्टर ने, कब कहा कि मैं आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाने जा रहा हूँ? मैं पाकिस्तान से बाहर थी
और आई एम पाकिस्तान मूवमेंट वर्ल्ड वाइड जो चीफ जस्टिस साबक जो हैं साकिब निसार साहब, वो फंड रेजिंग डैम्स के हवाले से कर रहे हैं, तो मैं उसकी फाउंडर मेंबर हूँ जो इंटरनेशनल फोरम बना। ठीक, अब मैं उस हवाले से कनाडा में थी तो मुझे मैसेज आया कि मैं पाकिस्तान आऊँ, और मैंने अभी अमेरिका जाना था आगे, तो मुझे वापस बुलाया गया। तो जिस दिन मैं आई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझसे पूछा कि कब पहुंची है, मैंने कहा जी अभी पहुंची हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक टाइम पे आई हैं, और ठीक टाइम पे आई हैं। कुछ हिंट्स थे, कुछ मुझे जिम्मेदारियां उन्होंने बार बार उन कमेटीज में बुलाना शुरू किया, मीटिंग्स में, और वो जिम्मेदारियां मुझे उस डिसीजन मेकिंग में शामिल करना शुरू किया। तो जो इंडिकेट कर रहा था, क्योंकि आई वॉज द ओनली मिनिस्टर इंडिविजुअल जिसके पास ना कोहदा था, ना पार्टी में, ना गवर्नमेंट में, लेकिन उन मीटिंग्स में मुझे बिठाना वो कॉन्फिडेंस शो कर रहा था कि वो कोई ना कोई मुझे इस हवाले से जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। सो उन्होंने आपको ये भी बताया होगा कि पिछले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की मुझे क्या बात नहीं सही लगी जो मैं समझता हूँ कि आप सही करेंगी, वो क्या बात थी? देखिए, उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने मुश्किल हालात में काम किया और अपनी तौर पे एक जो उनके बेस्ट ऑफ स्किल्स थी उनको यूटिलाइज किया, लेकिन चूंकि बेसिकली बाय प्रोफेशन वो एडवोकेट हैं, एडवोकेट का जो एक कंडक्ट होता है वो हमेशा जिरा होती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिक्टेट करना, मनवाना और उसको प्लीड करना, वो चूंकि एक प्रैक्टिस होती है ना, वो आप गलत है या सही है, वो एक कोर्ट के अंदर खड़े होके जब वकील अपना बयानिया देता है तो वो उनकी नेचर है, फितरत का हिस्सा बन जाता है। यहाँ पे मीडिया में जब हम आए हैं तो वी आर प्रोडक्ट ऑफ मीडिया। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हुकूमत में लाने में, इस पाकिस्तान के गले सड़े सिस्टम से लोगों को डिसोसिएट करके होप देने में मीडिया का बड़ा अहम रोल है। मीडिया से आते ही जो हमारा एक जारहाना रवैया रहा, उससे काफी चीजें जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक अपना नैरेटिव था एंगेजमेंट का, मीडिया के साथ पार्टनरशिप का, मीडिया के साथ ओनरशिप का, उसको जब हम कन्फ्रंटेशन में ले गए और अल्टीमेटली वो हमारे दोस्त जो थे, जो हमें हमारी जंग लड़ते रहे, हमारे साथ हमारे नैरेटिव को पब्लिक में कम्युनिकेट करते रहे, वो दोस्त भी हमने नाराज कर दिए और उनसे हम डिस्कनेक्ट हो गए। तो वो जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं डॉक्टर ले आऊं, वो मरहम रखेंगी फिर लॉयर की जगह। ऑफ कोर्स यही एजेंडा है कि हमने कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है, और मीडिया को जो एक डिस्कनेक्ट था विद द लीडरशिप, आज आपने देखा, आपको साथ बिठाया, आपको बुलाया, आप लोगों ने तल्ख सवाल भी किए, आपने प्राइम मिनिस्टर से इंटरेक्ट किया, और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो है, जब जहाँ डिस्कनेक्ट आएगा, जहाँ गैप आएगा, वहाँ कंफ्यूजन जन्म लेंगी, वहाँ डिसइंफॉर्मेशन चलेगी। तो जब इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो डिसइंफॉर्मेशन तो आएगी। अब आपने आज पीएम के साथ जो सेशन किया, आप मुझे बताएं कि एक हेड ऑफ द स्टेट एंड कंट्री जब वहाँ बैठ के आपके साथ बातचीत कर रहे थे, तो आपने खुद कहा कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था और ही इज कमिटेड टू डिलीवर एंड परफॉर्म। तो जब आप उन मसाइल की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेंगे, आप चुपते फिरेंगे, तो ये तो सोल्यूशन नहीं है। हमें फ्रंट फुट पे आ खेलना है, और इमरान खान बैक फुट का खिलाड़ी नहीं है। फ्रंट पे आके बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, वक्फे पे जाना पड़ा है, वी विल बी बैक, लेकिन कॉन्फ्रंटेशन नहीं करनी मीडिया से। पीटीआई की अब पॉलिसी ये है, खासतौर पे मीडिया पहले भी यही थी, कभी ऐसे नहीं था, कम्युनिकेट नहीं हो सकी, कम्युनिकेट नहीं हो सकी। अब ये कम्युनिकेट करेंगी और कर रही हैं डॉक्टर फिरदौस साहिबा राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। फिरदौस आशिकवान साहिबा हमारी स्पेशल गेस्ट हैं। आज पार्लियामेंट को तकद्दुस देने की बात हो रही है, पार्लियामेंट के को एक्टिवेट करने की बात हो रही है। सो प्राइम मिनिस्टर को खुद भी तो वादा भी उन्होंने किया था मैं आऊंगा, कब तक आ जाएंगे? मंडे को उन्होंने कहा मैं आऊंगा। जी बिल्कुल जी, ये चीज़ कैबिनेट के अंदर पीएम साहब ने सबको ऑन बोर्ड लिया और एक डिटेल हमारी डिस्कशन हुई कि बेस्ट पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में हम ट्रेंड सेटर हैं
पीटीआई चेंज की बात करती है, अवाम की तवक्कुआत हैं, तो अपोजिशन का रोल उसमें क्या है, अपोजिशन का कंडक्ट क्या है, अपोजिशन का नॉन सीरियस बिहेवियर क्या है, वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन हमें अपना रोल प्ले करना है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हाउस में आना है और उन्होंने वहाँ बैठना है ताकि उस हाउस की सैनिटी जो है वो मेंटेन रहे। बट जो रीजन कहते रहे हैं प्राइम मिनिस्टर वो ये है कि ऑपोजिशन बहुत ज्यादा शोर शराबा ना करे। दो तास हो जाते हैं उससे, एक तो ये कि या तो असेंबली स्पीकर से नहीं संभाली जा रही, ये सवाल मैं स्पीकर साहब से भी किया, या ऑपोजिशन के ऊपर बिल्कुल ही आप लोगों की आपस में बातचीत ही नहीं चल रही, या प्राइम मिनिस्टर मुकाबला ही नहीं कर सकते ऑपोजिशन का। देखिए ऐसा नहीं है, 22 साल उन्होंने मुकाबला किया और अभी भी वोट की पर्ची से और सियासी महाज पे हम मुकाबला करके यहाँ तक पहुंचे हैं। मुकाबला करना हमें आता है, लेकिन पार्लियामेंट को हम सियासी अखाड़ा नहीं बनाना चाहते। पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि अभी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है जो 22 करोड़ अवाम का फेस है, पूरी दुनिया में उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, लोग उनकी इज्जत करते हैं और एक पूरी दुनिया में उन्होंने एक अपना मुकाम बनाया। एक ऐसी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके वो सियासी यतीमों का टोला अगर उन पे उंगलियां उठाता है तो वो प्राइम मिनिस्टर का वजूद का इशू नहीं है, उनकी अपनी शख्सियत का इशू नहीं है, उस ओहदे की तज़हीक है और वो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की साख है, फेस वैल्यू है, वो डैमेज होती है इंटरनेशनली, क्योंकि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें, इंडिया स्पेशली आपने देखा हमारी पार्लियामेंट में को बात होती है, फौरी तौर पे इंडिया उसको नेगेटिव पोर्ट्रेट करता है। इस वक्त जब पूरी दुनिया को हम एंगेज कर रहे हैं, चाइना में भी प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो पुलवामा के बाद फर्स्ट इंटरनेशनल लीडरशिप कम्युनिकेशन थी और एक स्टेचर है उनका, जब वो उनकी अपनी पार्लियामेंट में को अगर अपोजिशन इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना रवैया रखती है तो इंटरनेशनली फिर पाकिस्तान का मुकदमा कमजोर होता है। इसलिए जानबूझ के इस टाइम के अंदर जहाँ क्राइसिस चल रहा था, हमारे मतलब जियोग्राफिकली, रीजनली, डोमेस्टिकली जो चैलेंजेस हम भुगत रहे थे, उसमें अपोजिशन से उलझना, फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर का रोज गिरेबान पकड़ रही है और इस किस्म का अपना सियासी कद बड़ा करने के लिए वो ऐसे नाजेबा गुफ्तगू करे, तो उसको पाकिस्तान को इन हालात में धचका लगना था। तो इसलिए ये एक प्लान स्ट्रेटेजी थी कि हम पार्लियामेंट भी चलाएं, लेकिन अब आएंगे और 100% आएंगे और फोर फ्रंट पे आएंगे। और आपने कॉन्फिडेंस दिया उन्हें कि हम होंगे वहां? बिल्कुल जी, मेरी तो अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंस वो पार्लियामेंट के अंदर एक उस तरह से पेरेंट्स नहीं होगी, लेकिन मेरी सपोर्ट उनके साथ भी हो रहा है आपके ऊपर। फिर उस पर भी बात करते हैं, थोड़ी सी तल्ख बात भी कि आप है ही नहीं पार्लियामेंट में, तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या एडवाइजर ही नहीं है अगर पार्लियामेंट में। देखिए ये इस चीज को प्राइम मिनिस्टर भी रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं कि भाई पार्लियामेंट के अंदर जो आवाज उठती है, हुकूमत पे क्रिटिसिज्म होता है या पार्लियामेंट से बाहर आके कोई मीडिया टॉक होती है, तो उसका जवाब देना और मौसर जवाब देना जो है वो हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है। लेकिन अभी नहीं, मैं देखिए मैंने बड़ी ओपन ग्राउंड में खेलने वाला बंदा हूँ, आपको पता ही है मेरा कि मैं वोट की पर्ची से या मुझे आना है उस पार्लियामेंट में और या फिर मुझे नहीं आना। डॉक्टर साहब आपकी तो बहुत रिस्पेक्ट है, आप इलेक्ट होकर आती हैं, मैं आपके हल्के में गई हूँ, आप इलेक्टोरल प्रोसेस से आती हैं या हारी भी हैं तो इलेक्टोरल प्रोसेस से हारी हैं, मगर जो आपने स्टेटमेंट्स दी मैम उससे कुछ खवातीन ने ज्यादा पसंद नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी खवातीन नहीं इतनी बहादुर जितनी आप हैं या नहीं उनके पास वो वसाइल के वो जा सकें, मगर एक जो स्टेटमेंट आपकी आई उससे तासुर ये गया कि जो भी सिलेक्ट होकर आती हैं वो शायद नहीं कमतर है। देखिए एक तो सबसे पहली बात ये है कि मिसलीडिंग और आउट ऑफ कॉन्टेस्ट स्टेटमेंट्स जो हैं उसमें भी मुझे कंसर्न है। गैर जिम्मेदाराना रवैया जहाँ पे आएगा मीडिया का, उसको इन इश्यूज पे ज़्यादा सेंसिटाइज होना पड़ेगा। वहाँ बात हो रही थी आपकी रिजर्व सीट जो सेनेट की है, आप देखिए
सेनेट के अंदर जो रिजर्व सीटों पे आने वाले उसमें माइनॉरिटीज भी हैं, ठीक है, उसमें सेनेटर्स भी हैं, ठीक है, वो सिर्फ आप खवातीन के साथ उसको, इट्स नॉट वुमेन स्पेसिफिक, ठीक, और ये गलत स्टेटमेंट जिसने भी दी। लेकिन आपका अपना ओपिनियन क्या है? क्या ऐसा पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, और आप नया पाकिस्तान बनाने वाली पार्टी हैं, जहां हर औरत इलेक्ट होके आ सके? देखिए, इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए, वो 2/3 अक्सरियत चाहिए। अगर तमाम सियासी जमातें मिल बैठ के ये फैसला कर लेती हैं कि हमने खवातीन को एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी असाइन करनी है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या डिवीजनल लेवल पे है, तो वहाँ से वो, या रीजनल लेवल पे आप कोई स्पेसिफाई, उन्होंने वोट डायरेक्टली लेके आना है, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मांगेगा। इस तरह अगर नॉमिनेशन है तो नॉमिनेशन तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो इस वक्त आपकी 17वीं तरमीम में ये तय हो गया था कि ये तरीकाकार होगा, सिलेक्शन ऑफ वुमन और रिजर्व सीट जो है प्रेरोगेटिव है चेयरमैन ऑफ द पार्टी। ये सही है रूल आपके ख्याल से? देखिए, इसमें खवातीन की ताकत कमजोर होती है। खवातीन, उसमें बहुत सारी सलाहियतें रखने वाली खवातीन हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज हैं, वो दब जाती हैं, क्योंकि जब वो एक नॉमिनेशन से आती हैं तो वो, मुझे पता है ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, यहाँ का माइंडसेट क्या है कि उनके वोट से वो खातून इलेक्ट हुई है, और वो जो रिस्पेक्ट और रिगार्ड और उसको ओनरशिप मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। अगर उनके साथ वोट की ताकत होगी तो वो भी सीना तान के वहां पार्लियामेंट में खड़े होके मर्दों के शाना में शाना जब वो बोलेंगी, बात करेंगी, तो उसमें, उस मौकफ में ताकत होगी और हर किसी को वो सुनना पड़ेगा। लेकिन बोलती तो है, बड़े बिल्स देखिए, इसके बावजूद जितनी भी हमारी बहनें और मेरी बेटियां वहां बैठी हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन मर्दों से बेहतर परफॉर्म किया है। जितनी आपकी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर जहां मर्द हाजिरी नहीं लगाते पार्लियामेंट में, कई ऐसे पार्लियामेंटेरियन हैं मेरे हल्के से जो इलेक्ट होके आए हैं, अभी तक लोगों को पता ही नहीं ये कौन है, और वो शक्लें नहीं जानते, लोग उनसे वाकिफ नहीं है, लेकिन हमारी बहनें उधर बैठी होती हैं, वो वहां पे अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। तो लेकिन ये इसको, चूंकि किसी एक जमात के जरिए या किसी एक की ख्वाहिश के जरिए ये नहीं होना, ये तमाम पॉलिटिकल सबके साथ होगा। ओके, मेन स्ट्रीम में डिसीजन लेने, और वो उसी वक्त हो सकता है जब सब ऑन बोर्ड हों और वाकई कोई रिफॉर्म लाना चाहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट करके उसको बदलना चाहते हैं, तो तभी मुमकिन होगा, अदरवाइज आपको इसी सिस्टम के तहत जाना। ठीक है, आप दोबारा आ जाते हैं एनआरओ। आज फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कुर्सी जाती है तो चली जाए, एनआरओ नहीं दूंगा। उनसे पूछा गया कौन मांग, हर सवाल ही घूमता ही चली जा रही है बात। लेकिन जो आज का फैसला आया और जो कल के डिसीजंस हैं, उससे कोई तासुर जा रहा है? आपको क्या लग रहा है क्या हुआ है बिहाइंड द सीन? देखिए, पहली बात ये थी कि यहाँ होता क्या रहा फ्रीहा, यहाँ पाकिस्तान की सियासत में बदकिस्मती से 70 साल में क्या हुआ कि यहाँ अदारे कमजोर हुए, शख्सियात मजबूत हुई। यहाँ पूरी दुनिया के अंदर हर शख्स जो है वो अदारों के और कानून के ताबे होता है। ठीक, ये हमारा मुल्क, इसकी जमहूरियत का हुस्न ये रहा कि यहाँ पे अदारे शख्सियात के ताबे रहे। सही, और शख्सियात अदारों को डिक्टेट करती रही और अपनी मर्जी के फैसले लेती रही। वो अदालतें हों, वो नैब हो, वो ओवरऑल आपकी गवर्नेंस और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर हो, वो आपकी पुलिस हो, जहाँ पे भी ताकतवर होता था वो उसको डिक्टेट कर लेता था और मिलाइन कर लेता था और अपनी सुपरमेसी को इंश्योर करता था, नॉट द सुपरमेसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। हमारे विरसे में इस तरह का पाकिस्तान मिला। अब जब इमरान खान साहब उस पाकिस्तान को बदलने का स्लोगन लेके आए, तो हमारे सामने वो जो रवायती स्ट्रक्चर था, जो ताकतवर शख्सियात थी, वो PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो या मौलाना फजलुर रहमान हो या बाकी पॉलिटिकल फेसेस, जो शख्सियात बरकम थी, पार्टियां शायद उतनी मजबूत थी कि नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रक्चर स्ट्रांग होने नहीं दिया, जमातों के अंदर जमहूरियत आई नहीं, और वो इंडिविजुअल्स ही डिक्टेट करके उन जमातों को चलाते तो सब जमातों में नहीं। आपने PTI के अंदर
आपने इलेक्शन कराए और वो वाहिद जमात है जिसकी क़यादत जो है इलेक्शन के जरिए अभी इस पे हम बहस कर सकते हैं। अभी वहां पे क्या हुआ कि जब ये हुकूमत आई तो वो रवायती शख्सियात ने घेरा तंग किया, हुकूमत को डिक्टेट करना शुरू किया, अदालतों पे प्रेशर डालना शुरू किया और ये कोशिश की कि भाई हम जो चाहेंगे वो होगा। हम वो ताकतवर वही ताकतवर शख्सियात है कि जो अदालतों की जरूरत है कि हमें हाथ डाले, नैब की जरूरत है कि वो हमें पकड़े, या किसी और अदारे की जरूरत है कि वो किसी तरह भी हमारे बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। आपकी अपनी जमात से लोगों ने प्रेशराइज करना शुरू किया प्राइम मिनिस्टर को कि ढील दे दे? नहीं, ऐसे नहीं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अवाम के साथ कमिटमेंट करके आए थे और एक ही हमारा मैंडेट का पॉइंट नंबर 1 था कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। वो कहते थे कि जी जिसने पाकिस्तान को लूटा, मैंने इस पाकिस्तान के उस चोरों और डाकुओं को पकड़ना है और वो पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस लेना है। अब जब हम आए तो हमारे पास स्प्लिट मैंडेट आ गया, अपोजिशन और हम थिन मेजॉरिटी में हुकूमत बन गई। अब हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी जिस तरह नवाज शरीफ के पास थी। सूबों के अंदर भी पंजाब में आपके सामने है कि हम कोलिशन गवर्नमेंट बनी। अब वो रवायती हथकंडा ताकतवर शख्सियात ने इख्तियार किया इमरान खान को मिलाइन करने के लिए, डिक्टेट करने के लिए। पार्लियामेंट के अंदर जो दिग्गा मुश्ती होती रही, आपने देखा कैसे वो खाड़ा बना, लेकिन वो खड़े रहे। वजीर आजम पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं किया। आज वो जो आपको कह रहे थे कि ये सारा अदालतों पे प्रेशर डालना, नैब पे प्रेशर डालना, आपको पता है कि शुरू के दिनों में जब पनामा का केस शुरू हुआ तो नैब ने किस तरह से उस वक्त की नैब ने मुकमका किया, रिलीफ दिया, जिसकी बेस पे चीफ जस्टिस को ये कहना पड़ा कि ये अदारा जो है तबाह हो चुका है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे? मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? क्योंकि ये लुक्का छुपी जो खेली है उन्होंने, क्योंकि अगर उन्होंने वापस आना होता तो वो कभी भी अपने घर से बाहर वो कोई चीज नहीं देते। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब आपस में कुछ बातों पे इख्तलाफ है? देखिए, ये अंदर से तो गठजोड़ एक ही है। कारोबार बचाओ, मफाद बचाओ, पैसे बचाओ, नैरेटिव एक ही है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। हो सकती है या हो चुकी है? देखिए, इसमें इस वक्त जो है वो कल की जो इनकी पार्लिमानी पार्टी के अंदर हमने बगावत देखी है, जो इनका बयानिया जो आपस में इन्होंने दस्तों गिरबान हुए हैं और जिस तरह से खुल के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हमायती आस्तीने चढ़ा के एक दूसरे के सामने आए हैं, तो ये जाहिर करता है कि दाल में कुछ काला है। राइट, हमें ब्रेक पे जाना है। बड़ी इंटरेस्टिंग आप बातें करी हैं। उनका लग रहा है दाल में कुछ काला है। हमारे पास भी इत्तलात यही है कि जो डॉक्टर साहबा कह रही हैं फेस ऑफ हो गया है यकीनन। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। सो डॉक्टर साहबा, आप ये कही थी कि शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे और नवाज शरीफ साहब अब लग रहा है कि मुल्क में ही रहेंगे, जेल में ही रहेंगे। सो डील किसकी होगी फिर, या हुई है? देखिए, डील यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता है जिस पे होनी है कि नैब कवानीन के मुताबिक प्री बार्गेन आप कर सकते हैं और अब उस जो पैसा है उसकी आप कौम का पैसा दें, कौम को आपने जो चूना लगाया है वो वापस करें उनके पैसे को, और आप कन्फेशन करें। और जब वो प्ले बार्गेन होती है तो फिर वो आफ्टर कन्फेशन आप फिर इतराफ़ जुर्म करने के बाद किसी भी पब्लिक ओहदे के लिए नाअहल हो जाते हैं। असल इशू ये है, असल इशू ये है, आपने आज बता दिया हमें कि भाई आपको वो पैसा आप दें, पैसा देना है, एक अदालती प्रोसीजर है, या आपने सजा भुगतनी है या आपको पैसा देना है, और तो दरमियानी रास्ता ही कोई नहीं है, सेफ एग्जिट ही कोई नहीं है। पीएमएलएन का लीडरशिप किसके हाथ में देखती हैं आप इन द फ्यूचर? लावारिस हुए हुए हैं, और इस वक्त जब कोई सियासी तौर पे यतीम हो जाता है तो फिर उसके लिए वारिस कोई ना कोई ढूंढना पड़ता है। तो इस वक्त जिस सियासी यतीमी का पीएमएलएन शिकार है, वो मैं देखती हूँ कि इस वक्त तितर बितर हुए हैं, और उनके अंदर जो
तसादम चल रहा है, हर कोई आगे बढ़ के अपने लिए कुछ ना कुछ मांग रहा है। राइट। तो मेरा ख्याल है कि जो शरीफ ख़ानदान का नया स्लोगन जो चल रहा है अब सोशल मीडिया पे मैं भी देख रही थी, टीटी शरीफ, तो वो टीटी शरीफ में पहले तो सिटी बिटी था, अब टीटी शरीफ आ गया। तो ये इस किस्म के स्लोगन्स जब पब्लिक में चले जाते हैं तो पब्लिक सेंसिटाइज है बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया इस वक्त ये समझते हैं लोग कि वो लोग जो अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे, अवाम को वर्गलाते रहे, अवाम को मुख्तलिफ बेबुनियाद मन घड़त प्रोपेगेंडे के ज़रिए कोई ना कोई हकायक को मसाख करके ऐसी सूरत हाल बयान करते रहे, अब उनका सारा बयानिया दम तोड़ा है और उस बयानिए ने साबित कर दिया कि इमरान खान का बयानिया जो है वो जीता है। ओके, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके लिए नई नहीं है ये पोजीशन जहाँ पर बैठी हैं। यू वर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑल्सो। प्राइम मिनिस्टर तब्दील हो गए आपके, क्या फ़र्क है गिलानी साहब में और इमरान खान साहब के साथ काम करने में? विजन का फ़र्क है, लीडरशिप की कमिटमेंट का फ़र्क है। और मैं आपको बताऊं फ्रिया कि मैंने 7 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ मुझे इत्तेफाक हुआ काम करने का, तो मुझे खुशी इस बात की है कि ये पहला वज़ीर आज़म है जिसके दिल में अवाम का दर्द है, तकलीफ है, एहसास है। देखिए एक इतना हमदर्द शख्स कि आज रमज़ान आने वाला है, महंगाई में अवाम इस वक्त परेशान है, उस परेशानी को वो महसूस करके आज उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स को बैठा के और जो चीफ मिनिस्टर्स ने प्रेजेंटेशन दी है, देखिए अगर हम ओगरा की बात मानते तो वो तो 14 रुपए राइट कह रहे थे बढ़ाए। तो बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट किया कि तब्दीली पसंद आई आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि या आपने हसारा बढ़ाना है या आपने कीमत बढ़ानी है, दोनों सूरतों में बोझ अवाम पे आना है। हम बजाय इसके कि उन मसाइल को कारपेट में छुपाएं और ऊपर अच्छा क्लीन डाल दें और अल्टीमेटली उसकी कीमत अवाम ने अदा करनी है जो सबका हुकूमत ने किया। आप तो हम उसको उन मसाइल का सामना करना चाहते हैं। डॉक्टर साहिबा आपको हिस्सेदार आपको लोग क्या कहते हैं हल्के में, ऑनेस्टली मुझे बताएं आप। देखिए अवाम इस वक्त जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं कि हमें पता है कि मुल्क मुश्किल से गुजर रहा है, मसाइल से गुजर रहा है और महंगाई खास तौर पे बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, लेकिन लोगों को पता है कि इसके अलावा और ऑप्शन कोई नहीं। वाहिद होप इस मुल्क के लिए, इस वाहिद होप अगर इस मुल्क में उम्मीद और रोशनी का चिराग सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। लोग ये कहते हैं कि ये टनल से हम गुजर जाएंगे, सुरंग है, अंधेरा है, लेकिन उसके एंड में हमें रोशनी नजर आ रही है। हम वो मुश्किल घुपघोर अंधेरा गुजर के हमें सिर्फ इमरान खान वो रोशनी दिखा रहा है जो हम उस रोशनी को यू आर पॉजिटिव अबाउट दिस। बिलावल भुट्टो साहब नहीं है इतने पॉजिटिव, वो कह रहे हैं कि रमजान के बाद, ईद के बाद मैं सड़कों पे आ रहा हूँ। मोस्ट वेलकम जी, वो सड़कों पे आए। मेरा ख्याल है उसका आगाज वो लाड़काना से करें, वहाँ से एहतजाज शुरू करें जहाँ पे आपने देखा कि अब तक सैकड़ों अफराद एड्स जैसी मौजी मर्ज का शिकार है और अभी तक उनके कान पे जूं नहीं रिंगी। वो सबसे पहले उन अवामल को तलाश करें कि एक ऐसा मर्ज जिसने उनके हल्के में इतने सैकड़ों अफराद को अपनी लपेट में लिया है। उन्होंने वहाँ हेल्थ मिनिस्टर को, सेक्रेटरी हेल्थ को, वहाँ पे जो उनका स्ट्रक्चर है हेल्थ केडर का, किसको उन्होंने ऑन बोर्ड लिया है और उसको ख़त्म करने के हवाले से उन्होंने क्या तरजीहात तय की हैं। तो ये लीडरशिप की तरजीहात होती हैं कि वो अपने मुल्क के लिए सोचता है, अवाम के लिए सोचता है या अपनी ज़ात और कारोबार के लिए सोचता है। आज प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि मेरे साथ अपोजिशन इसलिए ज़्यादा मेरी मुखालफत करती है क्योंकि मैंने इन सब पे, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको रिलीफ मिल जाए। जो मुकदमा मैंने नहीं बनाए लेकिन ये चाहते हैं। उन्होंने जिक्र किया चौधरी निसार का कि वो उस जमाने में बताते थे कि क्या क्या ट्रांजेक्शन होती रही। पीपल्स पार्टी को भी मसाइल का सामना, उनकी लीडरशिप को मसाइल का सामना है, वो भी इसलिए तनकीद कर रहे हैं अपने मुकदमात से बचने के लिए। देखिए आप जाली अकाउंट्स जो हैं 2016 में ये सामने आए थे, क्या ये उस वक्त पीटीआई की हुकूमत तो नहीं थी? चौधरी निसार साहब ने शेयर किया था फलूदे वाले के, रेडी वाले के अकाउंट में जो रातों रात करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए।
बिलावल भुट्टो साहब को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने की बजाय अपने ख़ानदान और अपनी सिंध के अंदर क़यादत के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए कि जिन्होंने वो 1 साल के थे तो केसेस वो बनाए जरदारी साहब के खिलाफ, जिनको मिलने के लिए वो जेल गए। नवाज शरीफ को मिलने के लिए वो केसेस ठीक है, वो केसेस तो इन्होंने अदालत में साबित करने हैं। लेकिन आपसे भी पूछा भी था गईदा साहब ने सवाल, लेकिन आपने कहा जब तक साबित नहीं होंगे हम कह नहीं सकते करप्ट हैं। नहीं जी, मैं बिल्कुल ये भी तोड़ मोड़ के पेश हुआ। ओके, देखिए बात बड़ी क्लियर है कि आप JIT जो बनी उस पे उसने साबित किया कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस और करप्शन के पैसे से ये अकाउंट्स जो बनाए गए और जो साबित हुआ लिंक उनके डेवलप हुए कि ओमनी ग्रुप से ही पैसे दुबई से रेमिटेंसेस की शक्ल में शरीफ फैमिली को आते रहे, वही ओमनी ग्रुप से वही कंपनी वहां बैठे वो इधर पैसे भेजती रही। इसका मतलब है कि वो मुकमका और गठजोड़ की सियासत जो थी वो पीछे से दुबई से इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑपरेट हो रहे थे। और फिर आप नैब का अब तक जो कंडक्ट ओवरऑल उन्होंने जिन लोगों को पकड़ा है उनके जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं और